हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बायोलॉजी का हम लोग का नया चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सभी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन, उनके फाइलम्स, उनके जीनस, स्पीशीज़ और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले समझाया गया है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? लिविंग मतलब सभी जीवित चीज़ें और वो दुनिया जिनमें सभी जीवित चीज़ें रहती हों। ठीक है, उन जीवित चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। जितनी लिविंग थिंग होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट, उनके रिप्रोडक्शन, उनके सेल ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल का डेवलपमेंट, उनके मेटाबॉलिज्म, यही सब उनका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे समझाया गया है कि लाइफ क्या है। लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस which led to growth, development, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, लाइफ क्या है? एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की जो एक्सप्रेस करती है अपने केमिकल रिएक्शंस को, जिसकी मदद से वो ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अडेप्ट करते हैं चीज़ों को और रिप्रोडक्शन करके दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या कही गई है? लाइफ एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। लाइफ एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर बायोलॉजी इन्वॉल्व है और केमिकल इन्वॉल्व है, और दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के समावेश से ही हम लोग की पूरी बॉडी, हम लोग का पूरा जीवन बना हुआ है। ठीक है, जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेड़ ही क्यों नहीं हो गया, एक पौधा हो गया, तो पौधा क्या करता है? उसके पौधे के अंदर भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, उस पौधे की ग्रोथ होती है, उस पर वो पौधा अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट को, वो पौधा डेवलप करता है, वो पौधा अपने सेल्स की ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, वो पौधा रिस्पॉन्सिवनेस करता है स्टिमुली के प्रति। ठीक है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग थिंग के हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस में ले लिया जाए इसको अच्छे समझने के लिए, तो एक पत्थर नॉन लिविंग थिंग है, एक पेड़ लिविंग थिंग है। पेड़ बढ़ता है, पत्थर नहीं बढ़ता है। पेड़ रिप्रोड्यूस करता है, पत्थर नहीं करता है। पेड़ अपने आप की डेवलपमेंट, अपनी सेल ग्रोथ को दिखाता है, पत्थर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये साधारण सी बात हो गई लिविंग वर्ल्ड की। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिविंग वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग की ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के अंदर होता क्या है? ग्रोथ के अंदर बेसिकली हम लोग का मास और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। प्लांट जो है, प्लांट के अंदर ग्रोथ सेल डिवीज़न की मदद से होता है, जो कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता रहता है। प्लांट के अंदर जब तक जीवन उनका चलता है तब तक उनकी बॉडी बढ़ती रहती है। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एक सर्टेन एज तक रहता है, उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो करती हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ अंदर से करते हैं। नॉन लिविंग चीज़ें ग्रो करती हैं अपने ऊपर चीज़ें इकट्ठी होने पर। इसको और अच्छे समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा रेत का कण है, और रेत का कण क्या कर रहा है? वो अकेले पड़ा हुआ है। कई रेत के कण आके और उससे चिपक गए, उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे हो गए, कई साल तक इकट्ठे रहे, वो ठोस हो गए, उसने एक पत्थर का रूप ले लिया। ठीक है, एक छोटे पत्थर का, और उस पर ज़्यादा चीज़ें एक्यूमुलेट हुई और उस पर स्टोन आके इकट्ठा हुए और डस्ट इकट्ठा हुई और ज़्यादा कठोर हो गया वो, तो उसने अपनी ग्रोथ दिखाई। तो उस ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि वो डेवलप हो रहा है, उस ग्रोथ का मतलब ये है सिंपली कि वो पत्थर क्या कर रहा है, अपने आप के ऊपर जो चीज़ें एक्यूमुलेट अर्थात इकट्ठा हुई हैं उनकी संरचना को दिखा रहा है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि उसका आकार बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ा नहीं है, उस पर चीज़ें इकट्ठी हुई हैं इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। ठीक, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऊपर से चीज़ें नहीं एक्यूमुलेट होती हैं, वो अंदर से अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। सेल्स का डेवलपमेंट होता है तो बॉडी बढ़ती है। ठीक है, मास का डेवलपमेंट होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, उस प्रकार से बॉडी बढ़ती है, चाहे वो प्लांट सेल हो गया, चाहे वो एनिमल सेल हो गया। क्लियर है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, शेप एंड साइज़। लिविंग बीइंग जो होती हैं इनका डेफिनेट शेप एंड साइज़ होता है, जो कि मॉडिफाई करता रहता है जब उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, लिविंग बीइंग्स हैव बीन कॉल्ड अ मॉर्फस। लिविंग बीइंग को मॉर्फस कहा गया है। मॉर्फस का अर्थ क्या होता है? मॉर्फस मतलब होता है डेफिनेट शेप। ठीक है, लिविंग बीइंग्स का एक डेफिनेट शेप है। जैसे ह्यूमंस के जितनी स्पीशीज़ होंगी या ह्यूमंस के जितने कॉपी होंगी या जितने ग्रुप्स होंगे या जितने पार्टिकुलर पीपल्स होंगे, उन सबका एक ही बॉडी स्ट्रक्चर है, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर। ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ ऑर्गन्स उनके बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस की वजह से थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है उनका सेम ही होता है, शेप डेफिनेटली होता है। ठीक है, अब मैंने जेनेटिक बात यहाँ पे कही है, तो फॉर एग्जांपल किसी के फादर या मदर अगर उनकी 6 उंगलियाँ हैं, तो हो सकता है उनके जीन्स की वजह से उनके बच्चे के अंदर भी 6 उंगलियाँ हो, तो इससे उनका शेप अलग नहीं हो गया है, वो सेम ही। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को एमॉर्फस कहते हैं। मॉर्फस मतलब जिनका डेफिनेट शेप हो, एमॉर्फस जिनका डेफिनेट शेप ना हो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेट शेप नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कोई पत्थर एक ही जगह से निकला है, ठीक, एक ही ज़मीन के अंदर था, तो ज़रूरी नहीं हो दोनों एक ही जैसे हों, उनका शेप डिफरेंट होगा। क्लियर। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोडक्शन होता है प्रोजनी का, मतलब बेबी का, जिसमें पेरेंट्स की तरह ही सेम बच्चा जन्म लेता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को सेक्सुअली या एसेक्सुअली। क्लियर है? एसेक्सुअली इन चीज़ों को आप प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक। ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास। ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? सेल नंबर बढ़ना या फिर मास बढ़ना। इससे पता चलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और दोनों क्या है, सेम है। ठीक। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूल्स, वर्कर्स, बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इससे पता चलता है रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब इससे पता चलता है ह्यूमन बीइंग एक परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि बीस, म्यूल्स, ये सभी क्या हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, ये सभी हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन इससे पता नहीं, इससे कंफर्म नहीं होता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये हैं। तो इससे पता चलता है कि रिप्रोडक्शन कोई एक पक्का कैरेक्टर नहीं है कि हाँ जिसे सुनिश्चित किया जा सके कि कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। ठीक है, चलिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये सब होता है सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो हम लोग की बॉडी के अंदर होती हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। ठीक है, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं हम लोग की बॉडी में, लिविंग थिंग्स नहीं हैं, लेकिन क्या होती हैं, इनको लिविंग रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं, जैसे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म। आपने शुरुआत के 2 का नाम सुना होगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एम्फीबॉलिज्म पहली बार सुन रहे होंगे, कईयों ने सुना भी होगा। अब देखिए, एनाबॉलिज्म जो होता है उसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और एम्फीबॉलिज्म को दोनों कहते हैं। ठीक है, तो दिमाग में अपनी बात रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी निकलती है। एनाबॉलिज्म के अंदर ग्रोथ और मेंटेनेंस चाहिए होता है, कैटाबॉलिज्म के अंदर परफॉर्मेंस एक्टिविटी की चाहिए होती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होते हैं सिंपल सब्सटेंस से, और कैटाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये सम ऑफ द टोटल ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, ये सभी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का सम होता है, और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का सम होता है। 2 ही वर्ड से आप इन दोनों डिफरेंस समझ जाएंगे। जैसे कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? बनाना। आप कोई चीज़ बनाते हो तो छोटी चीज़ें मिला के बड़ी चीज़ बनाते हो। ठीक है, तो इसीलिए पहले डिफरेंस का ही वर्ड हम लोग के आगे की लाइन क्लियर कर देगा। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब बनाना, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाना। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाना। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? बड़ी से छोटी चीज़ में टूटना। डैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना। और जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें एनर्जी का स्टोर होती है, एनर्जी इकट्ठा होती है, ताकत मिलती है, और टूटने पर ताकत रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोई चीज़ बनाने के लिए हम लोग को मेंटेनेंस चाहिए जो कि एनाबॉलिज्म होता है, और कोई चीज़ हम लोग को तोड़ने के लिए सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए बस। ठीक है, उसको तोड़ ताड़ किनारे करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये चीज़ तो आपको पता होगी कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है? बॉडी बनती है। ठीक है,
दे आर मेड अप ऑफ सेल न्यूमरस ऑर्गेनेल्स दैट कैरी आउट वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। हम लोग की बॉडी में कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मौजूद हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में बी ऑफ डिफरेंट टाइम, जैसे यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर या फिर ए सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, सेल ऑर्गेनल्स, सेल एंड टिश्यू, इन सभी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, इनके चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही एटम बनता है, एटम से ही कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड से ही सेल बनता है, सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये प्रोसेस लगातार चली रहती है। जो ये हमने सेल से ऑर्गेनिज्म का सिलसिला बताया, ये हम लोग का कहलाता है बायोलॉजिकल हायरार्की, जिसको हम लोग सेलुलर कॉलोनी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइज़ एटम से लेकर ऑर्गेनिज्म तक का साइज़ ये छोटे से बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और जो हम लोगों ने सेल से ऑर्गेनिज्म तक की बात की, ये लिविंग की बात हो रही है, और एटम से कंपाउंड तक की जो बात की वो हमने नॉन लिविंग की बात हो रही है। ठीक है, और जो प्रपोर्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम और कंपाउंड्स का, इसको हम लोग फिजिकल हायरार्की बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल चीज़ों की बात होती है, लिविंग चीज़ें नहीं होती हैं। और लिविंग जो होती हैं उनको बायोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियसनेस, ये एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिससे वो सेंस करता है, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली के प्रति, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स। लाइट, आप 10th में ही फोटोसिंथेसिस में ये डायग्राम देख चुके हो, जिसके अंदर हम लोग देखे हैं कि किसी पौधे को जिसको छांव में रखा जाए वो कम डेवलप करेगा और कम ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन उसी को अगर धूप में रखा जाए तो ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, किसी तरफ से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, किसी पौधे को क्या किया गया, लिटा के रख दिया गया। ठीक है, और लाइट अगर ऊपर से आ रही है तो पौधा पहले तो लेटे लेटे ग्रोथ करेगा, लेकिन जिस तरफ से रोशनी रहेगी उस तरफ बाद में वो अपना मुंह कर लेगा। इससे पता चलता है कि लाइट्स के प्रति ये रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन? लिविंग थिंग्स। ठीक है, वाटर टेम्परेचर के प्रति भी रिस्पॉन्ड करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है और पौधे सूख जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि पौधे, ये डैट मीन्स लिविंग थिंग्स, पौधे के एग्जांपल ले रहे हैं, डैट मीन्स लिविंग थिंग क्या करते हैं, वो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इन सभी के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स के प्रति, केमिकल्स के प्रति भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि सभी लिविंग्स, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए चाहे इंसान, ये सभी अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग के लेके। ठीक है, ह्यूमन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जिनके पास है। ठीक है, जो खुद से सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, चीज़ों को समझ सकते हैं, और सबसे विकसित प्राणी वही है। ठीक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।